अभी अभी हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू लाइंस देखा था और ये एंगल बिटवीन टू लाइंस जो हमने देखा, इसमें जो दोनों लाइंस दी हुई थी उन दोनों लाइंस के हमने डायरेक्शन कोसियो को लिया था। दोनों रेखाओं के दिक को ज्याओं को लेकर हमने उनके बीच का एंगल फाइंड आउट किया। अब दोनों में हमने साइन थीटा का भी वैल्यू निकाला, कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाला और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि दो लाइन के लंबवत और दो लाइन के समानांतर होने का प्रतिबंध क्या है। ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, इसका कंडीशन क्या है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, इसका कंडीशन क्या है। इसमें ध्यान रखिएगा, दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दो लाइन अगर एक दूसरे पर लंब हो, तो वहां पर यह कंडीशन होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन के समय, और दो लाइन के पैरेलल होने का कंडीशन डायरेक्शन कोसाइन के रूप में L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2, ये दोनों मतलब ये तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा जरूरी है कि हमारे पास जो दो लाइंस हों उनका हमें डायरेक्शन कोसियो ही दिया हो, दिक को ज्याएं ही दी हो, तभी हम उसका कोण निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हों, दिक अनुपात हों, तो क्या हम उनके बीच का कोण निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने यहां पर किया था। अब हम दो लाइंस को ले लेते हैं और उन दोनों लाइंस में यह हमारा पहला लाइन, यह हमारा दूसरा लाइन, इस लाइन का नाम हमने P दे दिया, इस लाइन का नाम हमने Q दे दिया, और इन दोनों लाइंस के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने थीटा कहा। और यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इस लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो पता हो, दोनों रेखाओं की हमें दिक अनुपात पता हो। तो डायरेक्शन रेशियो को तो हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन P का जो डायरेक्शन रेशियो है उसे हम A1, B1 और C1 कहते हैं, और लाइन Q का जो डायरेक्शन रेशियो है, दिक अनुपात है, इसे हम A2, B2 और C2 कहते हैं। जैसा कि हमने इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन को लेकर जिस प्रोसेस से हमने उनके बीच का एंगल फाइंड आउट किया, सेम वही प्रोसेस से हम इनके बीच का भी एंगल फाइंड आउट करेंगे। यानी हमारा पहला मकसद है कि इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि अगर किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें पता हो तो क्या हम उस लाइन का वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर आपको पता है तो उन डायरेक्शन रेशियो में बस I कैप, J कैप और K कैप लगा दीजिए, वो बड़ा ही सुंदर एक वेक्टर बन जाता है। तो यहां से अगर हम इस लाइन को वेक्टर के फॉर्म में देख रहे हैं तो ये P वेक्टर जो होगा A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप होगा, और ये वेक्टर Q जो है ये होगा A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। दोनों लाइंस के वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद दोनों लाइंस को वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद अब आइए इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। लाइन तो हमारा वेक्टर के फॉर्म में है। हाँ, अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है। पिछली बार जब हमने इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसियो को लिया था, पिछली बार जब हमने इन दोनों रेखाओं के दिक को ज्याओं को लिया था, तब दिक को ज्याएं होने के कारण इसका मॉड जो था 1 आया था। डायरेक्शन कोसाइन से जब कोई वेक्टर बनता है तो वो वेक्टर अपने आप में यूनिट वेक्टर होता है, यानी उसका मॉड 1 होगा।
लेकिन यहां पर ये इसका मॉड 1 नहीं होगा। इसका मॉड 1 क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर i का, j का और k का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो है। अब अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना चाहें तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले कॉस थीटा का एंगल निकालते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वेक्टर p डॉट वेक्टर q अपॉन मॉड में p वेक्टर का मॉड इंटू q वेक्टर का मॉड। आइए इसे सॉल्व करें। हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू p वेक्टर के नाम पर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप है, और q वेक्टर के नाम पर हमारे पास a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप है। अपॉन में p वेक्टर का मॉडुलस अगर हम निकालें तो ये आएगा रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और q वेक्टर का अगर हम मॉड निकालें तो ये आएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। चूंकि ऊपर में न्यूमरेटर में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते समय हमें यह पता है कि हम उन दोनों के i का i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j का j के साथ और k का k के साथ। तो यहां पर हमारे पास आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर, दूसरे रूट में a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहां पर दोनों रूट को आपको अलग अलग ही रखना है, दोनों को एक साथ रूट में मत लीजिएगा, दोनों को अलग अलग रूट में रखिएगा, दोनों को एक रूट के अंदर मत लीजिएगा। अगर एक रूट के अंदर लेना भी हो ब्रैकेट बनाकर, और दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। ये फॉर्मूला है हमारा कॉस थीटा का। कब? जब हमारे दोनों लाइंस के हमें डायरेक्शन रेशियो पता हो। डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात जब दो रेखाओं के पता हो तब वहां पर उन दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल बनाया जाता है वो इस फॉर्मूले से बनाते हैं, और उस एंगल में भी ये कॉस थीटा का एंगल है। अब बात यह आता है कि अगर हमने कॉस थीटा का एंगल निकाल लिया तो कॉस थीटा से जुड़ी हुई एक चीज और है। अगर हम सोचें दो लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, पिछले बार भी हमने यही बात की थी कि दो लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, दो रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर लंब हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा यानी थीटा का वैल्यू 90। अब जरा सोचिए अगर मैं यहां पर थीटा की जगह 90 पुट कर दूं तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। cos 90 की वैल्यू 0 होते ही when थीटा इज इक्वल टू 90, जब थीटा 90 हो जाएगा तो यहां पर cos 90 होगा और cos 90 की वैल्यू अपने आप में 0 हो जाएगी, और ये 0 होते ही 0 इज इक्वल टू ये पूरा आएगा 0 इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर। अब ये रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर ये और ये है। अब सोचिए ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है दोनों के दोनों रूट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। मैं अगर इस पूरे डिनोमिनेटर को इधर शिफ्ट करूं तो ये 0 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होते ही हमारे पास बहुत ही सुंदर सा एक इक्वेशन आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। और ये वो कंडीशन है जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। दो रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंब हों तो उसके लिए ये प्रतिबंध है, ये कंडीशन है। यहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 जो है उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो हैं, उन दोनों लाइंस के ये दिक् अनुपात हैं। और दिक् अनुपात अगर हमें दो लाइन का पता हो और ये जांचना हो, चेक करना हो
कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, ये हमारा वो कंडीशन। यहां पर हमने बात किया कॉस थीटा का। कॉस थीटा निकालने के बाद हमने वहां कॉस थीटा से हमेशा परपेंडिकुलर देखा जाता है, और ध्यान रखिएगा साइन थीटा के वैल्यू से हमेशा पैरेलल देखेंगे। परपेंडिकुलर कॉस थीटा के वैल्यू से और पैरेलल साइन थीटा के वैल्यू से। तो अब हम बात करते हैं इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में बनने वाले इस एंगल के साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा निकालने के लिए हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अपॉन मॉड में पी वेक्टर इंटू मॉड में क्यू वेक्टर। अब इसके लिए सबसे पहले हम p इंटू क्यू वेक्टर निकालते हैं। p क्रॉस है ये वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। यहां पर i कैप, j कैप, k कैप, यहां पर हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहां से हमारे पास आ जाएगा p क्रॉस q इज इक्वल टू, पहले हमारे पास यहां आई कैप है और ये रो और ये कॉलम हटाने के बाद हमारे पास बनेगा b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस जे कैप। जे कैप के बाद हमारे पास आएगा ये कॉलम और ये रो हटेगा, ये कॉलम और ये रो हटने के बाद हमारे पास a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस k कैप। k कैप में हमारे पास ये रो और ये कॉलम हटेगा, यहां से a1 b2 माइनस a2 b1 आया। अब यहां के बाद p क्रॉस q वेक्टर, अगर इसको सही ढंग से जमा के लिखा जाए तो यहां पर हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1, ये हमारा i कैप माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 j कैप प्लस a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा k कैप। ये हमारा निकल गया p क्रॉस q, लेकिन हमें जरूरत है p क्रॉस q के मॉड की। अब ध्यान दीजिए किसी भी, क्या p क्रॉस q जो है एक वेक्टर के फॉर्म में है? क्या p क्रॉस q एक वेक्टर के फॉर्म में है? बिल्कुल है। i का ये पूरा कोफिशिएंट है, j का ये पूरा कोफिशिएंट है और k का ये पूरा कोफिशिएंट है। अब अगर हमें इसका मॉड निकालना है तो इसका मॉड किसी भी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए हम रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट के स्क्वायर को प्लस कर देते हैं। तो यहां पर i का कोफिशिएंट है हमारा b1 c2 माइनस b2 c1, इसका होल स्क्वायर प्लस, यहां पर हमेशा प्लस का ही साइन रहेगा। अब यहां पर j का जो कोफिशिएंट है वो इस पूरे ब्रैकेट के सामने माइनस साइन के साथ उठेगा। माइनस साइन के साथ उठेगा तो स्क्वायर के कारण ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आएगा a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, साथ में यहां पर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये हमारा निकल गया p क्रॉस q वेक्टर का मॉड। p क्रॉस q वेक्टर का मॉड।
अच्छा, P क्रॉस Q वेक्टर का मॉड हमने निकाल लिया। अब हमें जरूरत है केवल P वेक्टर के मॉड की। तो सोचिए, P वेक्टर हमारा ये है, P वेक्टर अगर हमारा ये है तो इसका मॉड यानी वेक्टर ऑफ मॉड ऑफ P वेक्टर ये जो आएगा हमारे पास रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर आएगा, और मॉड ऑफ Q वेक्टर जो है ये हमारे पास आएगा रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। हमने P वेक्टर और Q वेक्टर का मॉड भी निकाल लिया। अब यहीं पर आप थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि पिछली बार जब हमने दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन को लिया था, जब दोनों रेखाओं के दिक कोज्याओं को लिया था, तब वहां पर P वेक्टर का मॉड और Q वेक्टर का मॉड क्यों नहीं निकाला, यूज क्यों नहीं किया। इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि अगर कभी भी कोई वेक्टर अपने डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में लिखा हो तो वो हमेशा यूनिट वेक्टर होगा, और यूनिट वेक्टर होने के कारण उसका मॉडुलस का वैल्यू 1 होगा। अब हमने यहां पर डायरेक्शन रेशियो का यूज किया था। डायरेक्शन रेशियो तो हमारा यूनिट वेक्टर होता नहीं है, इसलिए हमें मॉड P और मॉड Q अलग से निकालना पड़ा। अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम यहां पर रख दें, इन सारी वैल्यूज को हम यहां पर रख दें तो हमारे पास साइन थीटा का बड़ा ही सुंदर सा फॉर्मूला आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर आया। अब यहां पर एक छोटा सा चेंज, खैर वो चेंज अभी बाद में कर लेंगे, अपॉन रूट अंडर यहां पर हमारा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और यहां पर हमारा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यह है हमारा वो साइन थीटा का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को भी आसानी से याद करने के लिए हम एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं। आप जरा यहाँ पर मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, मैं जो आपको समझा रहा हूँ। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखें और b माइनस ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो क्या दोनों अलग अलग चीज़ें आती हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलें या b माइनस ए का होल स्क्वायर बोलें, क्या दोनों का फॉर्मूला अलग होता है? बिल्कुल नहीं। होता क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर आएगा, लेकिन b माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले b स्क्वायर आएगा माइनस 2ba प्लस का a स्क्वायर आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जो यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में कोई आगे लिखा रहे कोई पीछे लिखा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप इस बात को समझ पाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कहा जाए या b माइनस ए का होल स्क्वायर कहा जाए, दोनों एक ही चीजें हैं। अगर दोनों एक ही चीजें हैं तो यहां से हम एक बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाहर में ऊपर में पावर अगर स्क्वायर का है तो अगर हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, हमने a माइनस बी में से अगर माइनस कॉमन निकाला तो वो माइनस स्क्वायर के कारण बाहर आके प्लस बन जाएगा और हमारा अंदर में b माइनस ए बनता है। सेम इसी चीज को अगर आप यहां पर अप्लाई करो केवल इस वाले ब्रैकेट में, केवल इस वाले ब्रैकेट में मैं अप्लाई करने बोल रहा हूं। ये थोड़ी देर के लिए आप समझिए ये आपका a है, थोड़ी देर के लिए समझिए ये आपका b है, और आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो क्या आप इसे b माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तब मैं इसको क्या लिख देता हूं, यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू
ये हमारा B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही रख देते हैं। ये प्लस का साइन हमारा वैसे का वैसे ही। यहाँ पर अभी अभी आपने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करे या b माइनस ए का होल स्क्वायर करे, दोनों एक ही चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं अगर पलट के लिखूं तो पलट के लिखूंगा तो क्या दिख रहा है आपको, a2c1 पहले आएगा, a2c1 पहले आएगा। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज क्या कर देता हूं, a2c1 को मैं c1a2 लिख देता हूं। है तो आखिर वही चीज, a2 का c1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या c1 का a2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, बात तो एक ही है। माइनस a1c2 को मैं यहां पर c2a1 लिख देता हूं, और ये होल स्क्वायर वैसे ही, ये हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हमारा a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, दूसरे रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब याद करने के लिए वाकई में अगर इस फॉर्मूले को देखें तो बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, बड़े ही आराम से याद भी होता है। कैसे हमने इस फॉर्मूले को याद करना सीखा था, सेम यही साइन का फॉर्मूला जब हमने डायरेक्शन कोसाइन के रूप में देखा था, दिक कोज्याओं के रूप में देखा था, तो वहां पर भी हमें इसी तरह का एक छोटा सा फॉर्मूला मिला था, और हमने उस छोटे से फॉर्मूले को याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक सीखा था। सेम वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगा, यहां पर भी सेम वही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। कौन सी ट्रिक थी, हमने क्या किया था, हमने एक सर्कल लिया था। सर्कल में पिछली बार चूंकि हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए हमने एल एम एन लिखा था। इस बार हम डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं, हम यहाँ ए बी और सी लिख लेते हैं। ए बी और सी, आप बोलिएगा कि साहब पिछली बार तो आपने L1 M1 N1 लिखा था, नंबरिंग दिया था, मैं नंबर नहीं भी लिखूं ना तब भी समझना बहुत आसान है। कैसे, आप एक सर्कल बना लीजिए, ए बी सी को ऑर्डर में रख लीजिए। ऑर्डर क्लॉकवाइज होना चाहिए, घड़ी की सुई की दिशा वाला होना चाहिए। मतलब ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सी के बाद ए आता है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी नहीं आएगा, सी के बाद यहां पर ए आएगा। हम गोल 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 घूमेंगे। ठीक, अब आइए फॉर्मूला देखिए कितना आसान है बनाना। सबसे पहले आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप उसी को समझिए। सबसे पहले A1, ए, आप इस चीज को माइंड में बैठा लीजिए, जो पहली बार लिखेंगे उसमें 1 लगेगा, जो उसके बाद लिखेंगे उसमें 2 लगेगा। जो पहली बार लिखेंगे उसमें 1, जो बाद में लिखेंगे उसमें 2। मैंने पहले A1 लिखा, थोड़ा सा जगह के बाद यहां पर मैंने B1 लिखा, थोड़ा सा जगह के बाद मैंने यहां पर C1 लिखा। देखिए और सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका, A1 B1 C1 थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिख दीजिए। लिख लिया आपने, पहली बार लिखा है इसलिए सब में 1 लगा। अब इसके बाद वाला लिखना है। इसके बाद वाले में A के बाद क्या आता है, A के बाद B आता है, तो यहां पर चूंकि A लिख चुके हैं इसलिए अब B लिखना है, और चूंकि B दूसरी बार में लिखा रहा है तो ये 2 आएगा। B के बाद क्या आएगा, तो B के बाद भाई साहब C आता है, तो यहां पर हम C लिखेंगे, चूंकि C दूसरी में लिखा है तो 2 आएगा। और C के बाद क्या आता है, C के बाद A आता है, तो A2। इसके बाद माइनस का साइन, जो नंबर आपको दिख रहा है उसको पलट दीजिए। नंबर को पलटेंगे तो आपको दिखेगा A2 B1, यहां नंबर को पलट दीजिए B2 C1, यहां नंबर को पलट दीजिए C2 A1, और सभी का स्क्वायर कर दीजिए। सभी का स्क्वायर करने के बाद सबके बीच में
प्लस का साइन लगा दीजिए। देखिए ये जो आपका लाइन दिख रहा है ना, ये और कुछ नहीं, ये आपका ऊपर वाला लाइन है। आप बोलेंगे कहाँ है, यहां तो B1 C2 से है। ये तीनों के तीनों प्लस में हैं। प्लस में किसी को आगे लिखें या पीछे लिखें क्या फर्क पड़ेगा। यहां पर आपका जो B1 C2 माइनस B2 C1 है वो आपका ये है। यहां पर आपका C1 A2 माइनस C2 A1 है वो आपका वो है। और वहां पर आपका A1 B2 माइनस A2 B1 है वो आपका ये है। और नीचे में वेक्टर P का ये मॉडुलस है और ये वेक्टर Q का मॉडुलस है। तो यहां पर जो हमने बात की, वहां पर तो हमने बात की साइन थीटा के फॉर्मूले की। साइन थीटा का हमने फॉर्मूला निकाल लिया। साइन थीटा का ये फॉर्मूला कब का है, जब हमारे दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो हमें पता हो। अब एक छोटी सी बात और, जब हमें दो लाइंस के पैरेलल होने का कंडीशन लेना है, दो रेखाओं के समानांतर होने का कंडीशन लेना है। सोचिए दो लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल होने पर उनके बीच का एंगल 0 होगा। लाइन कहीं टकराएगा ही नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो एंगल नहीं बनेगा। तो दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब उसके बीच का एंगल 0 है। और एंगल 0 होने पर अगर मैं थीटा की जगह 0 रख दूं, अगर मैंने थीटा की जगह 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होते ही आप सोचिए, यहां पर अगर ये पूरा आपका 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू ये पूरा, तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर उठ के चला जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होने। बचेगा क्या? तो बचेगा ये पूरा, अगर 0 कर दें तो ये पूरा डिनोमिनेटर आकर 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा रूट अंडर ऐसा। यहां पर इस ब्रैकेट में ये वाला चीज है, इस ब्रैकेट में ये है और इस ब्रैकेट में वो है। ठीक, अब आइए दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड में जब आप स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो आपके पास फिर से एक ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस ये दूसरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस ये तीसरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां पर फिर वापस वही कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली बार समझा था, ये अपने आप में अगर स्क्वायर है तो आप याद रखिए ये सॉल्व होकर जब भी बाहर निकलेगा तो बाहर में ये कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा। इसके ऊपर में अगर स्क्वायर लगा है तो इस स्क्वायर के कारण अंदर में कुछ भी हो, ये स्क्वायर के कारण ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर बाहर में पॉजिटिव बनेगा और ये भी अपना बाहर में सॉल्व होकर पॉजिटिव बनेगा। यानी हमारे पास 3 पॉजिटिव क्वांटिटियां हैं और तीनों पॉजिटिव क्वांटिटियों को जोड़ने पर 0 आ रहा है। 3 पॉजिटिव क्वांटिटियों को जोड़ने पर 0 सिर्फ एक ही कंडीशन पर आ सकता है कि ये तीनों क्वांटिटियां, तीनों राशियां स्वयं में 0 हो। स्वयं में 0 हो मतलब ये पहला वाला ब्रैकेट भी 0 हो, दूसरा वाला ब्रैकेट भी 0 हो और तीसरा वाला ब्रैकेट भी 0 हो, तभी सबको ऐड करने पर 0 आएगा। अगर ऐसा है तो पहला ब्रैकेट में हमारा क्या था? पहला ब्रैकेट में हमारा था B1 C2 माइनस B2 C1, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने तो बात की ना, ये 0 के बराबर। यहां से ये स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो यहां से आपके पास क्या आएगा? B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 0। यहां से B1 C2 इज इक्वल टू B2 C1, B वाले को इधर बुलाइए, B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। पहले वाले ब्रैकेट को हमने 0 के बराबर सॉल्व करके जब ये लाया तो आप सोचिए इस वाले ब्रैकेट से आप क्या लाएंगे? इस वाले ब्रैकेट से आपके पास आएगा C1 बाई C2 इज इक्वल टू A1 बाई A2। और इस ब्रैकेट से क्या आएगा आपके पास? तो इस ब्रैकेट से आपके पास आएगा A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। अगर आप इन सारे कंडीशंस को एक साथ मिला दें, तो बड़ा ही सुंदर आपके पास एक समीकरण, एक इक्वेशन आएगा। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। और ये वो कंडीशन है जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है, दो लाइन एक दूसरे के समानांतर हो, उसका ये प्रतिबंध है जहां पर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जो है उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो हैं।
डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात हैं।